Hello everyone, let us start with our 7th chapter, that is control and coordination. ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, किसी हमारे मतलब कंट्रोल मतलब कि किसी को कंट्रोल करना, एंड कोऑर्डिनेट मतलब डिफरेंट यूनिट्स के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन बनाना कि अब इसको काम करना है, अब इसको काम करना है। तो हमारे बॉडी में है ना यार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके पास उसको क्या ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो आप समझिए जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस में, हमने डिफरेंट तरह का अपना ये पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे, फिर भी आप इतना जानते हैं डिफरेंट तरह के क्या क्या सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, अलग अलग तरह के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम्स एक यूनिट की तरह काम करके आपको लिविंग बनाने में हेल्प करते हैं ना, आपके लिविंग होने का कारण यही है। ठीक, अब आप सोचिए इस तरीके से, मान लेते हैं कोई एक स्कूल है ना, उसका डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है, वो डिफरेंट क्लासेस बराबर हम अपने बॉडी का डिफरेंट सिस्टम्स मान लेते हैं ना, स्कूल बराबर हम अगर अपना बॉडी मान लें, तो आप सोचिए अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट हो पाएगा कि कौन सा टीचर किस क्लास में जाएगा, क्या पढ़ाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी इन डिफरेंट सिस्टम्स को एक साथ चलाना ज़रूरी है। इस एक साथ चलाने के लिए हमको एक अलग से सिस्टम का ज़रूरत है जो कि इन सिस्टम्स को कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे, है ना, और उसके बाद इनको एक साथ काम करने में मदद करे। ठीक है, तो इस सारे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं न्यूरल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं जो आपके बॉडी को अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना। कंट्रोल का क्या ज़रूरत हुआ, आप सोचिए अगर आपने खाना खाया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बोला नहीं मेरे को भी काम करने का मन नहीं है, इज इट पॉसिबल? नहीं। आपका हार्ट बोलेगा मेरे को भी बीट करने का मन नहीं है, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो आपका सारा का सारा बॉडी फंक्शंस को चलाते रहना, कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है ना। बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, घट जाए तो भी दिक्कत है, एक काम करे दूसरा नहीं करे तो भी दिक्कत है। तो इसके लिए दो सिस्टम्स आपका रेगुलेटरी फंक्शन है ना, कंट्रोल फंक्शन में आते हैं। वो दो सिस्टम्स आपके कौन कौन से हो गए? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इट इज बिकॉज ऑफ टू सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब इनमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ये दोनों सिस्टम है क्या, कैसे काम करते हैं। ठीक, तो जो नर्वस सिस्टम होता है आपके बॉडी का हर पार्ट में होता है, मतलब एवरी सेल इज कनेक्टेड टू योर नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है इट ऑफर्स सेल टू सेल कॉन्टैक्ट या कंट्रोल, है ना। हर एक सेल के पास आपका ये नर्वस सिस्टम काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर ही एक्ट करता है ना, एक्ट ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक सेल्स। ठीक, दूसरा आते हैं नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे, कुछ चीज़ होगा ना जो कि उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के हेल्प करेगा, मैसेज लेके जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब आपको ये काम करना है, अब तुमको यहाँ पे रुकना है ना, यहाँ पे स्पीड बढ़ाना है, तो इट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मेनली, है ना, मेनली। ठीक है, और प्लस केमिकल मैसेंजर्स भी कई बार काम करते हैं ना, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं ना, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स।
ठीक है, जो न्यूरॉन का सिग्नल को ट्रांसमिट करे तो उस केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको पता है ना, आपका बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट होता है, तभी तो आपका बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना। गीले हाथ से आपको स्विच छूने के लिए क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है कि अगर आप गीले हाथ से स्विच को छुएंगे तो आप एक बहुत अच्छे कंडक्टर है ना, जैसे ही आप टच करेंगे आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एंड दैट विल डिस्टर्ब योर नॉर्मल हीमोस्टैसिस। ठीक है, मतलब कि जो आप नॉर्मली जैसे है उसको डिस्टर्ब कर देगा, आपको कुछ शॉक लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, एकदम माइन्यूट अमाउंट में, लेकिन यू हैव करंट इन योर बॉडी। उसके साथ कुछ केमिकल्स भी हेल्प करते हैं जिनको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम में है ना, द contact is only because of some chemicals, है ना, only because of chemicals, and these chemicals are known as hormones, है ना। hormones क्या होते हैं? they are secreted from different glands in a very minute amount, है ना, बहुत छोटे अमाउंट में वो किसी सेल से सिक्रीट किए जाते हैं, जा करके उनको फिर ब्लड में रिलीज किया जाता है ना। आपको पता होगा हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जिनके पास, जैसे मान लेते हैं सिक्रीशन हुआ और उस सिक्रीशन को कहीं पहुंचाने के लिए उनके पास एक पाइप हो, जस्ट लाइक अगर आप वेल से पानी निकाल रहे हैं एंड यू हैव अ पाइप, है ना, ताकि आपके बकेट में वाटर फिल हो सके, पूरा पाइप का सिस्टम है। तो ऐसा ग्लैंड जिसके पास ऐसा पाइप का, डक्ट बोलते हैं उसका, है ना, ऐसा सिस्टम जिनके पास उनका डक्ट होता है उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गए? ऐसे चीज जिनके पास अपना कोई सिक्रीशन, मतलब अपना डक्ट नहीं होता, अपना पाइप नहीं होता है, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो जो केमिकल ब्लड में सिक्रीट हुआ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द बॉडी, और जैसे ही उसको अपना टारगेट टिश्यूज मिलता है वो वहाँ पे जा करके एक्ट करते हैं ना। तो हॉर्मोन्स बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, है ना, सिक्रीटेड इनटू ब्लड, secreted into blood। ठीक, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं आपका, हाँ, फिर ये दे एक्ट ऑन टारगेट सेल्स, है ना। कुछ ही सेल्स पे, सारे सेल्स पे एक्ट नहीं करेंगे आपके बॉडी में, दो आपका ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, लेकिन वो पूरे बॉडी में एक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ कहाँ एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट ऑन सम स्पेसिफिक टारगेट सेल्स, है ना। ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ किसी एक सेल में ही जाकर अटैक, ये एक्शन करते हैं, दूसरे सेल में जाकर के अटैच नहीं होते हैं। तो जो टारगेट सेल या टिश्यू होते हैं उनके पास वो स्पेसिफिक केमिकल का रिसेप्टर होता है ना, ब्लड में वो केमिकल घूम रहा है, उसका रिसेप्टर किसी सेल में होगा, जिस सेल में उसका रिसेप्टर होगा उसी से जाके वो बाइंड करेगा। अगर कोई हार्मोन घूम भी रहा है, कोई केमिकल घूम भी रहा है और उसका कोई रिसेप्टर ही नहीं हुआ, तो वो कहाँ जाके अटैच करेगा? तो किसी भी सेल के ऊपर काम नहीं कर सकता है। किस सेल या किस टिश्यू के ऊपर काम करेगा? तो उसी टिश्यू के ऊपर काम करेगा जिसके पास कि उस पर्टिकुलर हार्मोन या पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर का रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो hormones are secreted into blood and act on target cell. This is the main difference between nervous and endocrine system. हमको दोनों पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे nervous system। ठीक है, we'll start with nervous system। ठीक है, we'll start with nervous system।
अब ये नर्वस सिस्टम में आपका दो चीज़ आता है, ठीक है, दो पार्ट्स में इस नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो आपके बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे होगा उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, है ना, शॉर्ट में CNS, ठीक है। और जो आपके बॉडी के पेरीफेरी के तरफ होगा, पेरीफेरी मतलब समझते हैं, बाहर की तरफ, एंड की तरफ, है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता हुआ जो भी बाहर की तरफ आपका नर्व जा रहा होगा या नर्वस सिस्टम जा रहा होगा, उस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं PNS, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, ठीक है। इसमें आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर आते हैं जितना भी नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे विल कंस्टिट्यूट योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपका है ना, जो ब्रेन से नर्व निकलता है, अच्छा, ब्रेन इज फिटेड इन स्कल, आपको पता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपका मेन थिंकिंग ऑर्गन होता है ना, बहुत बच्चे सोचते हैं, मैंने देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ नर्व, ये सोच नहीं सकता, पर गलत है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं है, बस ब्रेन का एक्सटेंशन है ना। आप सिर्फ सोचते हैं यहाँ से भी नहीं है, बचपन में क्या बोलते हैं, यहाँ से हम सोचते हैं, कुछ भी करते हैं यहाँ से करते हैं, यहाँ से तो करते ही है, साथ में जो ब्रेन का एक्सटेंशन होता है मेरा पीछे, है ना, दैट इज मेरा स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से भी आप सोचते हैं। आप ये याद रखिएगा ना, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ नर्व, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, और यहाँ से भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, ब्रेन के साथ यहाँ से भी कई सारे काम होते हैं। अब आपको पता है जो ब्रेन है आपका, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए ना, कुछ अच्छा सा चीज़, तो वो प्रोटेक्ट करता है आपका स्कल, है ना, स्कल इज़ द हार्ड पार्ट, है ना, जो कि जिसके अंदर आपका ब्रेन रहता है, ठीक है। अब ये स्कल को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, वी कॉल द स्कल एज क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, है ना, जहाँ पे आपका ब्रेन रहता है, ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, है ना, मतलब जो यहाँ से निकले, दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या होते हैं आपका, एक तो मेन ये हो गया थिंकिंग पार्ट, या जो भी आपका फंक्शंस परफॉर्म करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स, जितना भी बॉडी का नर्व्स आपका बना है। ये नर्व्स क्या होता है, नर्व्स आपका नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि मैसेज को कैरी करके ले जाता है। याद रखिएगा, जो भी काम क्या करना है, डिसाइड करना है, इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, उस मैसेज को पहुंचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या नर्व्स का काम आपको होता है, ठीक है। तो दो तरह के नर्व्स होंगे, एक जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहे हो उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, है ना, और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रहे हो उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। एकदम धीरे धीरे समझिएगा, इस चैप्टर से देखा मैंने बहुत बच्चों को डर लगता है, एकदम बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे, कुछ डरने की बात नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। नहीं समझ अगर आया, यू आर फ्री टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, कोई भी आपका डाउट हो, आई विल क्लियर दैट, है ना। बेझिझक ये करिएगा, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, है ना। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ।
ठीक है, हम लोग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम देख लिए। अब हम थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे कि ये नर्वस टिश्यू क्या चीज़ होता है, किससे बना होता है ना। अब हम जानेंगे थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में, है ना। हम जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। है ना, नर्वस टिश्यू को कई बार न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, ये जो नर्वस टिश्यू आपका होता है दो चीज का बना होता है ना। एक मेन सेल है ना, मेन नर्वस सिस्टम के सेल्स जो कि आपका क्या होता है, थिंकिंग के लिए, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मेन सेल्स, दोज मेन सेल्स आर नोन एज नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, है ना। आप सबके सब नाम जरूर सुने हुए, है ना। दीज आर नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। ठीक, इसके अलावा इस न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ना, सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक, इस सपोर्टिंग टिश्यू में 3 तरह के सेल्स आते हैं। बस आप नाम जान लीजिए, बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट सिंस हम कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा हम ज़्यादा जानते हैं ना। तो सपोर्टिंग टिश्यू में आपका कौन कौन से सेल्स आ जाएंगे, एस्ट्रोसाइट्स, oligodendrocytes, and last one is microglial cells, microglial cells, है ना। ये आपका सपोर्टिंग टिश्यू में आ जाता है ना। तो न्यूरल टिश्यू is composed of 2 parts, the main neurons which are responsible for the actual function। और इस न्यूरॉन्स को, इन न्यूरॉन्स बहुत डेलिकेट होते हैं ना, इन न्यूरॉन्स को मेंटेन करने के लिए द नर्वस टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो कि उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। 3 तरह के सेल उसमें आते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एक न्यूरॉन या न्यूरॉन का सेल देखते हैं ना, नर्व सेल देखते हैं या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ विल सी दैट। हम आगे देखते हैं आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो सेल होता है, प्लीज ड्रॉ विथ मी। है ना, ड्रॉ विथ में आपको ड्रॉ करना टफ नहीं लगेगा, है ना, यू इजीली ड्रॉ इट।
दिस इज द डायग्राम ऑफ योर टिपिकल न्यूरॉन सेल, है ना, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन मैंने लिखा नहीं है बिकॉज लेबलिंग के लिए आई टेक द स्पेस, है ना। आप ध्यान से देखिएगा कैसा होता है न्यूरॉन और इसका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, दिस सेल, ये पूरा एक सेल है जो ब्लैक से मैंने बनाया है, वो एक सेल है। एंड ग्रीन वंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मैं आपको बताऊंगी, है ना। ये जो ब्लैक का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, मेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेल जैसा ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ से टेल, यहाँ से एक्सटेंड किया हुआ है, दिस ब्लैक टेल इज नोन एज एक्सॉन, दिस ब्लैक टेल इज एक्सॉन, ठीक। ये जो आपका ब्लैक कलर का है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ योर न्यूरॉन, है ना। ये जो ब्लैक कलर का है आपका, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है ना, पतले पतले स्ट्रक्चर्स जो आपके सेल बॉडी या साइटोन से निकले हुए हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, है ना। दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक। ये जो रेड वाला डॉट मैंने लगाया है, ये रेड डॉट आपका राइबोसोम्स होते हैं ना। द राइबोसोम्स ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड एज मिसेल्स ग्रैन्यूल्स, है ना। द राइबोसोम्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज मिसेल्स ग्रैन्यूल्स, मिसेल्स ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है ना, ये आपका सिर्फ राइबोसोम्स पढ़ा है ना आपने, राइबोसोम्स क्लास 9 में पढ़ा है। दे आर अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अब ये जो सेल से यहाँ से ऐसे निकलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्टिक नोड। दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनैप्टिक नोड, है ना। दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्टिक नोड, है। और ये जो है आपका यहाँ पे एक्सॉन जो है दैट इज टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है, तो दिस इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल, है ना। बचा ये ग्रीन तरह का सेल, ये जो ग्रीन तरह का सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एज श्वान सेल, है ना। दिस ग्रीन सेल जिसको मैंने ग्रीन से डिपिक्ट किया, ग्रीन नहीं होता, ग्रीन से मैंने डिपिक्ट किया, दिस सेल इज नोन एज श्वान सेल, ओके। दिस सेल इज नोन एज श्वान सेल, है ना। ये ग्रीन, इनका काम क्या होता है, ये जो एक्सॉन होता है उस एक्सॉन के अराउंड ये श्वान सेल लिपटे हुए होते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का डार्क है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, है ना। यहाँ पे दिस इज द nucleus of Schwann cell. This is the nucleus of Schwann cell. ठीक है, ऐसे ढेर सारे श्वान सेल एक्सॉन के अराउंड ऐसे लिपटे हुए होते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड एज श्वान सेल। एक जगह होगा जहाँ पे जो दो श्वान सेल के बीच का एक्सॉन का जगह होगा, जहाँ पे कि एक्सॉन विल नॉट बी कवर्ड विद बाय श्वान सेल, वो खाली जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैंडियर। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नोड ऑफ रैंडियर, वी कॉल इट एज नोड ऑफ रैंडियर, ठीक है।
तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। नॉर्मली जो आप न्यूरॉन देखेंगे आपको कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल न्यूरॉन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेल बॉडी या साइटॉन एंड एन एक्सॉन। ठीक, सेल बॉडी या सेल, ये पूरा न्यूरॉन है, ये ब्लैक वाला, इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक, उसमें से प्रोसेसेस निकलते हैं जिनको कि हम डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो एक्सॉन का एंड होता है उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में बैग लाइक, गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये जो एक्सॉन होता है ये कुछ सेल से लिपटा हुआ होता है, इन सेल को हम श्वान सेल कहते हैं, है ना। जिस जगह पे गैप हो जाता है दो श्वान सेल के बीच के, उस पोजीशन को हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, अब इस न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे होता है, साइनाप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।